नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल और हम हैं भास्कर मिश्र। साथियों, हमेशा की तरह हम शहर के, जिले के और प्रदेश के गणमान्य नागरिकों को, जिन्होंने समाज और राजनीति, सामाजिक अर्थव्यवस्था पर अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने की कोशिश करते हैं और आपके सवालों का जवाब उनसे लेते हैं। जी हाँ, आज हम एक ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व के साथ बैठे हैं जिनका उद्योग जगत पर बहुत बड़ा प्रभाव है। हाँ, मैं ये भी बता सकता हूँ वो अच्छे राजनेता बन सकते थे, अच्छे एकेडमियन हैं, लेकिन अगर चाहते तो उस दिशा में बहुत आगे निकल सकते थे। लेकिन उन्होंने समय की नज़ाकत को देखते हुए अर्थव्यवस्था पर बहुत काम किया, उद्योग धंधे स्थापित किए और लघु मध्यम इकाई के उद्योग धंधों को आपने न केवल जिला, प्रदेश और प्रदेश की सीमाओं से बाहर राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया, बिलासपुर का नाम दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर उद्योगपति, मध्यम लघु इकाई के प्रदेश अध्यक्ष उद्योग जगत के श्री हरीश केडिया जी की। केडिया जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत धन्यवाद है। भास्कर मिश्रा जी। और आपका इसलिए भी धन्यवाद, आप और रुद्र अवस्थी जी नामी पत्रकार ही नहीं हैं, सूझबूझ वाले पत्रकार माने जाते हैं और आपका चैनल भी बड़ा लोकप्रिय है, अनेक मामले को बहुत सुलझे हुए ढंग से उठाता रहा है, उसके लिए धन्यवाद। जब हम अंतिम जब हम लोग इंट्रोडक्शन में बात कर रहे थे कि आप एकेडमियन भी हैं भी और बन भी सकते थे, उस दिशा में जाते, अब शायद वहाँ भी जा सकते थे जहाँ पर जो जिस अध्ययन जिस स्तर का आप अध्ययन है, बावजूद उसके आप उद्योग जगत में ही कैसे घुस आए? देखिए, ऐसा है कि मैं सभी क्षेत्रों में काम कर चुका हूँ एक समय में, और मतलब उदाहरण के देना चाहूँगा, रुद्र जी आते थे उस समय जब नवभारत में थे। उस समय देवीलाल जी मेरे यहाँ खाना खाने आए जब वो मुख्यमंत्री थे। अच्छा, हरियाणा उप मुख्यमंत्री और भारत सरकार। चंद्रशेखर जी आए मेरे यहाँ, मेरे रुके और मेरे यहाँ खाना खाए। बहुत सारे पत्रकार भी आए उसमें, मैं उस घर में रहता था। जी वहाँ जी पर जी। आए और यहाँ से जाने के बाद वो प्रधानमंत्री बन गए। अच्छा, हाँ, चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी, जी ये उस जी समय की बात है, जी जी। उस जमाने की बात है। और प्रधानमंत्री बन गए तो मेरे लिए सुखद आश्चर्य हुआ कि इतने सुलझे हुए व्यक्ति थे वो, कि उन्होंने जो गैर राजनीतिक टाइप के उनके सहयोगी थे, जिनका जिसमें मेरा, तो उनको जब छत्तीसगढ़ में 10-12 लोग का नाम दिया था, ये लोग कभी भी आए तो इनको अपॉइंटमेंट दे देना, अपने पीएफ बोल के रखा था। वैसे हर राज्य में उन्होंने 10-12 लोग का नाम अपने से कह दिया ताकि उनको वो ना पड़े, कोई मांगे कर सके। तो छत्तीसगढ़ से एक उद्योगपति बड़े गए थे, तो उससे उन्होंने पूछा, उनके पीए ने, कि हरीश केडिया भी आए हैं क्या? अच्छा। तो बोले नहीं, वो तो नहीं आए। जी जी बोले आप क्यों पूछ रहे हैं? जी। बोले साहब ने 10-12 को नाम दिया कि ये आए तो कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, तुरंत मुलाकात करें। सीधे एंट्री। तो मेरे को इतना सुखद आश्चर्य हुआ। ये अलग बात है कि मैं उनसे कभी नहीं मिला उसके बाद, प्रधानमंत्री बने तो, और उसके बाद भी जब वो हट गए सत्ता से, तो उसके बाद शरद यादव जी के यहाँ मैं बैठा हुआ था, तो उस समय ही वो और 2-3 नेता लोग आए मिलने के लिए। तो मुझको देख करके मैंने उनको प्रणाम किया, तो बड़े खुश हुए, अरे हरीश तुम आए हुए हो, मिलते नहीं हो, ऐसा टाइप का बड़ा प्रेम दिखाया। तो मेरे को अच्छा लगा। शरद यादव जी तो मेरे क्लास फेलो थे, घनिष्ठ मित्र थे, और 10 बार यहाँ पुराने मकान में सब जगह आते मैंने भी जाते कवर थे। किया है शुरुआत। और मतलब यह हालत हुई कि पार्लियामेंट में जब उनको बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड मिला, तो उन्होंने रिकॉर्डेड कहा पार्लियामेंट में कि मैं तो राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, यूनिवर्सिटी का है, नेतागिरी छात्र संघ की करता था, हरीश केडिया और आनंद मिश्रा और धीरेन्द्र मिश्रा ने मिल करके मेरे को राजनीति में ढकेल दिया, नेता बना दिया। डॉक्टर लोहिया के प्रेरणा किताबें दे जी। दी, वो सब कर दिया। तो ये मेरे को बहुत गौरव की बात है कि बड़े बड़े लोग भी मेरा नाम बिल्कुल सहज ढंग से ले लेते हैं। तो मेरा तो राजनीतिक रुचि उस समय भी था, आज भी है, इसलिए मेरा भी आज भी मैं राजनीति में सक्रिय नहीं हूँ, किंतु सारे राजनीतिक व्यक्तियों से आना जाना लेना, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना जिससे मैं जुड़ा हूँ,
ये मैं नियमित तौर पे करता रहा हूँ, आज भी करता रहूँ, आगे भी जीवन में पर्यंत करते रहूँ, क्योंकि मेरी रुचि का है। लिखने पढ़ने का भी सवाल होगा तो देशबंधु में 10 साल तक मैं निरंतर लिखता रहा, निरंतर। मतलब हर सप्ताह एक कॉलम मेरा भी छपता था। ये उस समय की बात है जब रामाश्रय उपाध्याय जी। और ललित सुरजन जो थे उनके पिताजी और हरिशंकर परसाई जी लिखा करते थे, तो उस समय मेरे को भी जोड़ दिया गया था, मैं नियमित तौर पे लिखता था। और उसके बाद तो फिर सभी अखबारों में मैंने न इंटरव्यू, प्रेस विज्ञप्ति छपना वाली बात है, किंतु नियमित तौर पे लिखा भी मैंने। संपादकीय टाइप का जो एक लेख टाइप का वाला कॉलम होता है उसमें लिखा भी। उद्योग जगत में आपका एक बड़ा अच्छा बहुत बड़ा नाम है, और मैं समझता हूँ कि इंटेलेक्चुअल जो समितियां हैं या संगठन है उसमें भी आपकी बहुत बड़ी दखल है। थोड़ा सा मैं विषयांतर हूँगा शुरू में ही, चूँकि इसमें नाम आ गया है शरद यादव जी का। आप क्लासमेट में थे, जबलपुर भी में पढ़े हैं। कैसा व्यक्तित्व था, और आप उनको तो नेता, जैसे शरद यादव जी ने बोला कि ये हरीश केडिया ने मुझे नेता बना दिया, हरीश केडिया नेता क्यों नहीं बन पाए? नहीं, मैं विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, कल था विधानसभा में हाँ, राजा साहब के खिलाफ। जी जी। राजेंद्र कुमार सिंह वर्तमान में जो एमएलए हैं उनके दादाजी के खिलाफ मैं चुनाव भी लड़ा। उनके पिताजी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा, धीरेन्द्र कुमार सिंह जी थे, उनके सौरभ सिंह के पिताजी। मगर उस दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि मेरे को लगा कि मैं राजनीति के लिए फिट नहीं हूँ। 100% परफेक्ट नहीं है, ये कहिए। राजनीति के लिए नहीं है। एक तो उसके लिए क्या 24 घंटे जो रहे वही सक्रिय राजनीति करना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता फिर बनी। क्योंकि फिर क्या होता है, अपने साथ भी धोखा होती है, मतदाताओं साथ भी। क्योंकि मतदाता की इच्छा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है अब कि 24 घंटा आपको उनका काम करने के बाद भी समय की कमी है। तो मैंने कहा कि अपने को दाल रोटी भी चलाना है, इसलिए मैंने सोचा कि अब इसको तिलांजलि दे दें। अब थोड़ा सा आ जाए शरद यादव जी की तरफ, और जबलपुर कैसे पहुंच गए आप यहाँ से? भाई मैं जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र था जी। हम लोग हॉस्टल में रहते थे। शरद यादव जी 5 साल तक मेरे रूम पार्टनर रहे, और वहीं पर आनंद मिश्रा एग्रीकल्चर कॉलेज पढ़ते थे, धीरेन्द्र मिश्रा जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे। और हम लोग एक साथ एक टीम थी, हर हफ्ते में 2-3 बार मिलना, गप्पे मारना, हुल्लड़। शरद यादव के साथ तो दिन भर रहते थे, मगर आनंद मिश्रा एग्रीकल्चर कॉलेज से आ जाते थे साइकिल में अपना। अच्छा। हाँ बिल्कुल मस्ती से, मस्त मौला आदमी था वो है। तो हम लोग को एक अच्छा मिलनसार ग्रुप था जिसका निस्वार्थ था। मतलब शरद यादव की खासियत ये थी कि वो उनके पैंट शर्ट में जेब नहीं था। अच्छा। हाँ, हाँ। तो अगर उनका कोई खर्चा करना तो जो रहे वो खर्चा करे, और उनका जो मन याद आता था उन्हें पोस्टमैन करके कोई भी ले उसे दे देना। हाँ, हाँ तो कई बार मैं उठाया, कई बार दूसरे ने उठाया, कोई भी उठा लेता था, क्योंकि खर्चा तो हम ही लोग को करना है, 10-12 लोगों को। तो 10-12 लोग से तो हम लोग बात भी करते थे, मजाक में, आज मेरे को मिल गया है। अच्छा। तो कभी यानी हिसाब किताब वाला कोई बात ही नहीं। हिसाब किताब का दूर दूर का संबंध नहीं रहा। मंत्री बने तब भी नहीं रहा, मैं तो देखा उसका। एकाएक इतना बड़ा नेता बन जाना शरद यादव का कैसे? उसके नेता के छोड़िए, आप कितना संघर्ष किया आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कुछ जानना चाहेंगे इसको? बिलासपुर जेल में रहे हो, जीसा के अंतर्गत जबलपुर जेल में रहे। और जबलपुर में जब बहुत सारे लोग मिलने जुलने हुल्लड़ होने लग गई, तो वहाँ के जेल सुपरिटेंडेंट ने सरकार को लिखा कि इनको दूसरे को भेज दिया जाए, यहाँ मैं उनसे मिलने जुलने और परेशान करने वाले से मिल जाता हूँ, यहाँ पर भी थोड़ा दबंग ढंग से रहते हैं। तो बिलासपुर भेज दिए। और बिलासपुर में जेल में हम लोग सब कॉलेज के स्टूडेंट थे उस समय, तो हम लोग बिलासपुर जिले के शहर के कॉलेज के सभी लड़कों को जोड़ा, और वो लोग भी जुड़े। मुंशी राम वेजा थे, शुक्ला बंधु थे, अमरजीत दुआ थे, अमरजीत दुआ नहीं, अमरजीत दुआ नहीं, एक और थे अमरजीत। ये सब लोग जुड़े और भारी संख्या में जेल के दरवाजे तोड़ेंगे, शरद यादव को बाहर करेंगे, ऐसा करके एक जुलूस निकाला। और शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि जेलर इतना डर गया कि हम लोगों ने कहा या तो आके भाषण देगा वो शरद यादव, हाँ, गेट का दरवाजा खोल दो, और नहीं तो हम दंगा फसाद हो जाए। तो जेलर बोला भैया मैं बोल देता हूँ, नौकरी जाएगी जाएगी। डर के मारे उसने दरवाज़ा खोल दिया और
शिक्षे के अंदर, शिक्षे के बाहर नहीं आए, हाँ। शिक्षे के अंदर से उन्होंने 1 घंटा धारावाहिक भाषण दिया, धारावाहिक। ये सब जमाना था, वो जमाना छात्र आंदोलन का भी उस समय इतनी बड़ी ताकत उसमें बीच में टोकते हुए बोलूंगा, आप ही के एक साथी है, नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा शरद यादव यानी हवाएं भी उनसे इजाजत लेकर आगे जाया करती थी। इतना बड़ा व्यक्तित्व था वो। शरद यादव, शरद यादव वो व्यक्तित्व था कि अगर हवाएं भी चाहें। अब वो तो उनका प्यार में बोल दिया उन्होंने, मगर शरद यादव उसके अलावा देखिए, तो उसके बाद राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े हो जी अमेठी में जा कर के, और जब अमेठी में चुनाव लड़े तो जा गैया चराओ, कहाँ गया चुनाव लड़ने आया हो, बोले यादव, ऐसा वातावरण बनाया, यादव यानी गैया चराना है। अब तो यादव ताकतवर ताकत हो गई, बहुत ताकतवर उस जमाने में राजा। ऐसा बोलते थे उन्होंने। और शायद हिंदुस्तान के एक आधी ऐसे सांसद होंगे जो कई राज्यों से एमपी बने। वो उत्तर प्रदेश के बदायूं से लोकसभा चुनाव जीते, जीते, बिहार से हाजीपुर, मध्य प्रदेश से जबलपुर से जीते, और बिहार से तो मधेपुरा से मधेपुरा से कई बार जीते हैं। फिर राज्यसभा में रहे बिहार से। बाद में भी बिहार की राजनीति उनके इशारे में चलने लगी, तो बिहार पे ज़्यादा ध्यान देने लग गए, क्योंकि जबलपुर में एक बार हारने के बाद उनका मन टूट गया और उनको लगा जबलपुर में कुछ मामला पकता नहीं है, तो बिहार चलते हैं। और बिहार में समाजवादियों का अच्छा एक ताकत थी उस समय। कर्पूरी जी थे, नीतीश तो बहुत बाद में आए, खाद पानी ज़्यादा था वहाँ पर। तो कर्पूरी जी थे, और कर्पूरी जी इनको बहुत प्रेम करते थे, बोलते थे शरद तुम दिल्ली संभालो, मैं बिहार संभालूंगा, ये बहुत ज़रूरी है। दिल्ली अगर नहीं संभलेगा तो बिहार भी नहीं संभलेगा, और बिहार नहीं संभलेगा तो दिल्ली कैसे करोगे, तो तुम दिल्ली में रहो, एमपी बनो, और बिहार में संभालता हूँ। कर्पूरी जी का बड़ा प्रभाव था। एक ही सवाल केडिया जी ये भी बनते हैं, आपने समाजवाद को ही क्यों चुना, लोहिया जी को ही क्यों चुना? ये वो दौर था कि जहाँ के नेहरू, गांधी, ये सब भी तो एक पार्टी क्या थी। था, आज़ादी के आंदोलन में लोहिया, जयप्रकाश, अरुणा असफ अली, अच्युत पटवर्धन, आचार्य नरेंद्र देव, बड़े नाम हैं। ये सब बड़े नाम थे, और इनका आकर्षण दूसरे ढंग का था, लोग चौंके। उसके बाद आज़ादी के बाद मधु लिम्ये, जॉर्ज फर्नांडिस, दंडवते। राजनारायण, मधु दंडवते, ये सारे लोग ऐसे ताकतवर नेता बने। मधु लिम्ये तो हिला देते थे पार्लियामेंट में, लोग भयभीत हो जाते थे, भयभीत हो जाते। मधु लिम्ये आ गए, अरे बाप रे बाप क्या होगा। बहुत बड़े विचारक। विचारक भी और तूफानी वक्ता। तो ये सारे लोग को हम पढ़ते थे अखबारों में उस समय। दीनमान करके टाइम्स ऑफ इंडिया में दीनमान बहुत बड़ा वो निकलता था। जी, रविवारी, दीनमान और भूभारती, ये उस दौर की पत्रिकाएं तो थी। दीनमान के हम लोग नियमित पाठक थे, और मधु लिम्ये और इन सब की बातें पार्लियामेंट की सब उसमें रेगुलर छपती थी, उसको पढ़ करके हम लोग बड़े उत्साहित हुआ करते थे। तो इसलिए उनके नज़दीक आया। मैं मधु जी के बहुत नज़दीक रहा, मधु जी के तो बहुत ही निकट रहा मैं। मतलब इवन कोई भी छत्तीसगढ़ आया तो बोले हरीश केडिया भी आया, ये शब्द रखता। समझ सकता हूँ, क्योंकि आप भी वैचारिक रूप से बहुत। तो नहीं, इसके अलावा मैं मधु जी का 3 कार्यक्रम करवाया बिलासपुर में। और आपको बतलाऊं, मैं मधु लिम्ये आपातकाल जब लगा 26 जून 1975 को, तो 25 जून को हमने राघवेंद्र भवन में मधु जी का कार्यक्रम करवाया, और 25 जून को रात को इमरजेंसी लग गई देरी से। तो यहाँ कलेक्टर और सब बैठे कि इनको अरेस्ट करना है। तो सीबीआई नहीं, सीआईबी के अफसर थे बरुआ, उन्होंने कहा कि साहब काहे को झंझट मोड़ रहे हो, सुबह रायपुर जा रहा है मेल से, रायपुर वालों का सर दर्द रहने दो, विदा करो। हाँ विदा करो, नहीं तो ये कई महीने यहीं रह जाएगा, और आप लोग जान ले लेंगे। कितना खतरनाक आदमी नहीं जानते पार्लियामेंट्रियन है। रायपुर में उतरे, इन्होंने खबर कर दिया बिलासपुर, यार रायपुर जा रहा है, रायपुर वाले देखो। तो रायपुर कलेक्टर पूरी टीम प्लेन में आ गई, मतलब स्टेशन में आ गई, स्टेशन में आ गई। गिरफ्तार करने। तो उन्होंने अंग्रेजी में ऐसा ठासा कलेक्टर और एसपी को, बोले पार्लियामेंट के एक्ट को पढ़े हो, पार्लियामेंट के फलानी कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ, मेरे को अरेस्ट करने पहले तुमको लोकसभा अध्यक्ष से परमिशन लेना पड़ेगा, कारण बताओ के साथ। ऐसा ऐसा ठासा कि एकदम डर के भाग गए वो लोग। हाँ, तो फिर वहाँ से वो चले गए, पुरुषोत्तम लाल कौशिक, रमेश उलियानी सब आए हुए थे स्टेशन में, उनके साथ महासमुंद। महासमुंद में आम सभा हुआ उनका, अच्छा, जबरदस्त आम सभा हुआ। तो महासमुंद आम सभा तक
ऊपर से निर्देश आ गया, अरे सब डरने वाली बात नहीं, अब इमरजेंसी है, कोई कानून कायदा नहीं है, सारे कानून भ्रष्ट हो गए, पकड़ो अंदर करो। पकड़ो अंदर करो। तो आरंग के पास उनको भारी पुलिस फोर्स ने गिरफ्तार किया, तो उनकी गिरफ्तारी यहाँ हुई और रायपुर जेल में रहे वो। एकाएक मैं ये देखता हूँ कि आप एक अच्छे राजनेताओं के संपर्क, और राजनेता हैं भी आप, और बड़े थिंकर भी हैं। एकाएक आपका हुआ, या पारिवारिक प्रभाव रहा, या इन नेताओं का आदेश रहा कि आप उद्योग जगत में आए और छा गए? आप उद्योग में कैसे आना हुआ, व्यापार में कैसे आना रहा? देखिए, जब मैं चुनाव हारा और राजनीति से थोड़ा तो लगा कि घर खर्चा तकलीफ हो गई थी, ब्याज में कर्जे में डूब गया था पूरी तरह से। तो मैंने कहा कुछ धंधा करना चाहिए। तो यहाँ एक बंद फैक्ट्री पड़ी थी तिफरा इंडस्ट्री स्टेट में, उसको हमने खरीदा। कब की बात रही होगी? ये हमने खरीदा 1975 में। जी। और खरीदने के बाद मैं जेल चला गया इमरजेंसी में, आनंद मिश्रा जेल चल गया, मैं भी जेल चला गया। तो कारखाना खरीदने के बाद और नुकसान में हो गया, बंद हो गया, एकदम बंद था ही, बंद और हो गया, बर्बाद हो गया। इन्वेस्टमेंट गलत हो गया। तो जब जेल से छूट के आया तो फिर बड़ी मेहनत करके हमने उसको चलाया। तो अब राजनीतिक की इच्छा होने के कारण हमने कहा कि यार कुछ कीड़ा काटा, तो हमने कहा उद्योग संघ का राजनीति करो। ये बहुत सुखद बात है कि मैं मध्य प्रदेश लघु उद्योग संघ का 10 वर्षों तक अध्यक्ष रहा, 90 से लेकर के 2000 तक, 10 वर्षों तक। और मेरे नाम का प्रपोजल इंदौर की सबसे ताकतवर पीथमपुर इंडस्ट्रियल स्टेट के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गौतम कोठारी, सलभ शर्मा गोविंदपुरा भोपाल के अध्यक्ष, ग्वालियर के अध्यक्ष, जबलपुर थे, हर बार लिखते थे अगर हरीश केडिया है तो हमारा उम्मीदवारी नहीं है, अन्यथा हमारी उम्मीदवारी है। ये बिलासपुर के एक आदमी के लिए गौरव की बात, बहुत गौरव की बात इतना है। पटा के रखा था उन लोग सब। पता नहीं है, क्वालिटी है मतलब जो उनको पटा के रखने में तो उनको सम्मान इतना देता था उनकी बातों को, और उनको लगता था यार ये हमारी सब बातों को बड़ा सुंदर 10 साल तक अगर कोई अध्यक्ष रहे तो कसौटी पे खरा हुआ है वो। नहीं, और लिखते थे और बोलते भी थे। जिस दिन हम चुनाव लड़ेंगे, किंतु जिस दिन हरीश केडिया नहीं लड़ेगा उस दिन। तो मैं मजाक में बोलता था यार मैं नहीं लड़ता था। नहीं, वो मेरा मतलब है कि आपको ही लड़ना है और हम लड़ रहे हैं। आप गुस्साओगे तो। अच्छा। 2000 में मेरी विदाई पार्टी हुई, छत्तीसगढ़ बन गया। तो 2001 में मैं यहाँ मेरी विदाई पार्टी में उस समय उद्योग मंत्री नरेंद्र नाटा है, नरेंद्र नाटा उद्योग मंत्री, वो बोले मंदसौर तरफ के थे, वो बड़े अच्छे आदमी थे। उन्होंने कहा यार हरीश केडिया को खोना, बड़ा प्यार दिखाया मेरे को, जबकि मेरा उतना संपर्क नहीं था उनसे, 1-2-4 बार का संपर्क था, किंतु उसका इतना स्नेह दिखाया और 1-2 चीज़ें कोट किया। एक बार मेरे से आया झगड़ने के लिए, ऐसा ऐसा बोले। बाद में मैंने सोचा यार बात तो सही बोल रहा है, ये उन्होंने कहा तो मेरे को अच्छा लगा कि आदमी अच्छा आदमी बोल सकता है बात। फिर उद्योग धंधे में जब शुरू किया है आपने, तब तो मेरे ख्याल से बिलासपुर में वो कल्चर नहीं था उद्योग का स्थापना का, और धीरे धीरे हमने अभी तक की स्थिति में देखा है फल फूल रहा है। लघु मध्यम उद्योग ही क्यों? आप वहीं से शुरू किए, उन्हीं को इकट्ठा किए और तमाम नर्सरी तैयार किए, उसी की इर्द गिर्द बहुत महत्वाकांक्षा नहीं थी मेरी, संपन्न बहुत होना है, बड़ा बड़ा उद्योग लगाना है, वो महत्वाकांक्षा कभी नहीं रही। ये रही कि कर्ज मुक्त हो जाए और घर खर्चे के लिए पैसा और थोड़ा बहुत आधार बन जाए, बस। आज की स्थिति पर एमएसएमई का ही नाम है जो आपने शुरू किया, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, महत्वाकांक्षा के अलावा? ये था कि मेरे मन में था कि देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला एमएसएमई है। आपको नहीं मालूम, अगर एमएसएमई को बंद कर दो तो मतलब 40% एक्सपोर्ट बंद, 8 करोड़ लोग का रोजगार बंद। एमएसएमई को काटता है, नो एमएसएमई। तो कोई पागल तारासा आ जाए बोले एमएसएमई आज से नहीं रहेंगे, सिर्फ बड़े उद्योग चलेंगे, तो 8 करोड़ का रोजगार बंद, 40% का प्रोडक्शन कम देश भर में। एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद एमएसएमई सेक्टर ही सब ज़्यादा रोजगार देता है, सब ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर देता है। पर एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा रोजगार देता है कमज़ोर वर्ग के लोगों को, छोटे भूमि, एग्रीकल्चर सेक्टर।
भूमिहीन मजदूरों को देता है, गरीब लोगों को देता है, कमजोर वर्ग के लोगों को देता है, और ये देता मध्यम वर्ग को, एमएसएमई सेक्टर देता मध्यम वर्ग की, और मध्यम वर्ग के साथ गांव गांव के लोगों को देता है। देखिए, बड़े उद्योगों में सब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग और जो बाद में शहर में रहने वो लोग नौकरी पाते हैं, बाद में शहर में। और उसकी भी संख्या सीमित होती है। किंतु हिंदुस्तान में 5 लाख गांव हैं, 5 लाख, उसमें एक गांव ऐसा नहीं जहाँ एक उद्योग ना हो। यानी एक तो आटा चक्की तो होगा, या हालन मिल होगा, या एक तो वर्कशॉप होगा जिसमें छोटे मोटे बिल्डिंग। हाँ। तो ऐसा कोई नहीं। तो इसको कहते हैं कि विकेंद्रीकरण, यानी ये उद्योग गांव गांव में लोगों को संपन्न बनाता है, और देश की इसकी जरूरत है। मतलब संपन्नता के टापू मत बनाओ, समुद्र है उसमें टापू है, संपन्नता के विशाल का संपन्न, ये नहीं। हर गांव में बिजली जले, हाँ, सेल्फ डिपेंड रहे खुद। गांव के आदमी को गांव में रोजगार मिले, जिसको डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, हम लोग वहाँ से सीखे कि गांव के आदमी को गांव में ही रोजगार मिले, ऐसी नीति बनना चाहिए। उस गाय से पाला नहीं होना चाहिए। आज क्या होता है, शहर में आके भग जाता है गांव का आदमी। तो आप इसमें कितना सफल अपने आप को देखते हैं? मैं पूर्णतः सफल हूँ। ये सफलता के एक ही मापदंड में मानता हूँ, आप संतुष्ट है कि नहीं है, हाँ, आनंदित है कि नहीं है, मस्ती में है कि नहीं है, स्वस्थ है कि नहीं। ये मैं जो बता रहे सब मेरे गुण है, भगवान की कृपा, आप लोग की कृपा है कि मेरे में ये सब गुण है। नहीं, आपको तो खैर कभी तनाव में ही हम लोग नहीं देखे। और दूसरा, मैं स्वस्थ हूँ। कई लोग पूछते हैं कि कितनी उम्र है, मैंने कहा जितना तुम अंदाज लगा लो उतनी मेरी उम्र है। तो उम्र का दो ही मापदंड है, पहला मैं जो क्या सोचता हूँ मेरी क्या उम्र है, और ये क्या सोचते हैं मेरी क्या उम्र है। दोनों में से कोई एक सही है, वो ये और दोनों सही है, दोनों सही है। दोनों गलत मानते हैं। आज तक बोले, आज तक जितने लोगों ने मेरी उम्र बोला, सबने गलत बोला।